हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा में। क्लास 11 सीबीएसई का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हुए हम आज के वीडियो लेसन में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट 1 वीडियो लेसन था उसमें हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा है। उसके बाद फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा और दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने इस चैप्टर में किए हैं वो था सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इन सब के वीडियो लेसन्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगी, आप उन वीडियो लेसन्स को भी ज़रूर देखिए। सो लेट्स बिगिन। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसको फॉर्म करने का एम या पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कंज्यूमर्स मिलकर के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं अपने इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सोल्ड टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। तो हमको ये मालूम है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने गुड्स को बेचता है होलसेलर्स को, फिर होलसेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं और रिटेलर्स जो है वो कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। अब ये जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन या सप्लाई चेन है, इसमें होलसेलर और रिटेलर जो कि मिडिल मैन है, जो बीच में आ रहे हैं, इनके भी अपने कमीशन होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर ने सपोज़ 10 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, होलसेलर को उसने 12 रुपीज़ में सेल किया, होलसेलर ने रिटेलर को 15 रुपीज़ में सेल किया और रिटेलर ने कंज्यूमर को 20 रुपीज़ में सेल किया। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए कंज्यूमर को 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना। तो अगर ये दोनों चेन में से हटा दिए जाएं, इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में से, तो जो 12 रुपये में ये होलसेलर के पास से ले रहा है, होलसेलर जो को दे रहा है मैन्युफैक्चरर, वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक 12 रुपये में पहुंच सकता है। तो इसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए कंज्यूमर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। बल्क बाइंग एंड एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अभी जैसा मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल से कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सिर्फ 12 रुपीज़ में पहुंच सकता है अगर हम होलसेलर और रिटेलर को उसमें से हटा दें। हाई क्वालिटी गुड्स एट रीज़नेबल प्राइजेस, जो भी इसके कंज्यूमर्स हैं उनको हाई क्वालिटी गुड्स मिलते हैं रीज़नेबल प्राइजेस में। प्रॉफिट्स अर्न बाय द सेल्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और बोनस इन प्रपोर्शन टू द परचेजेस मेड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके जब प्रोडक्ट्स को बेचने से जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के प्रपोर्शन में। सपोज़ यहाँ पे ए, बी, सी और डी। ए ने कैपिटल मतलब जो शेयर्स ख़रीदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो 10,000 के, बी ने 20,000 के, सी ने सपोज़ 5,000 के, डी ने सपोज़ 30,000 के। अब इन्होंने जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है उसके प्रपोर्शन में उनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के रूप में हो सकता है, या फिर उन्होंने सपोज़ ए ने परचेजेस किए थे 20,000 रुपीज़ का सामान उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ख़रीदा है, इसी तरह से बी ने, सी ने जो भी ख़रीदा है उसके बेसिस पे भी इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज द नेम सजेस्ट दैट इट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर्स to protect the interest of small producers who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology. So जो दो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके पास इतने फंड्स नहीं होता, इतना फाइनेंस नहीं होता कि वो जो महंगी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी या महंगे इनपुट्स हैं, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स अच्छे क्वालिटी के,
ये खरीद नहीं पाते हैं इंडिविजुअली। तो वो जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, तो उनको ये सारे रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी जो है वो एट अ चीपर रेट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है वो it provides the raw materials, equipment, machinery and other inputs to the member producers at cheaper rate। सोसाइटी जो है, जैसा कि हमने इसके एडवांटेजेस में भी देखा था कि स्टेट पेट्रोनेज या गवर्नमेंट सपोर्ट इनको मिलता है, तो इनको लोन्स जो है वो लोन्स जो है इजी टर्म्स में, लो इंटरेस्ट रेट में भी मिलता है। फिर जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो मशीनरी है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे भी मिलता है, टैक्स रिबेट मिलता है इनको। तो सोसाइटी के नाम पर फिर वो सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है जो अकेले वो नहीं हासिल कर सकते थे। देन द output is sold by the society and the profits earned is shared by the members on the basis of their contributions towards the total production or sale of goods। आउटपुट मतलब जो भी ABCD 4 जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके आउटपुट, इनका प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शंस को मिला देते हैं एक पूल, है ना, सारे प्रोडक्शंस। अब उसके बाद जब इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है तो उसको बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसको इनके बीच में, ABCD के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रपोर्शन टू कितना कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस पूल में। जिसने, अगर A ने ज़्यादा प्रोडक्शन अपना यहाँ कंट्रीब्यूट किया है तो A का शेयर ज़्यादा होगा प्रॉफिट में। द सोसाइटी हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट बिग प्रोड्यूसर्स विथ बेटर बार्गेनिंग पावर्स। तो जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है अगेंस्ट द बिग प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बिग प्रोड्यूसर्स मतलब उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास फाइनेंस ज़्यादा है, तो उनका एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स की अच्छी क्वालिटी, इनपुट्स की अच्छी क्वालिटी, वो इजीली वो इन चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये दिक्कत है कि वो इंडिविजुअली इन सबको परचेज़ नहीं कर पाते। तो ये उनको एक तो इन चीज़ों का एक्सेस इजीली मिलता है सोसाइटी से और उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। मतलब ये, क्योंकि ये सारे लोग मिल करके जब प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट जब सेल करते हैं, तो वो कम कीमत में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनको, और कंज्यूमर्स जो है ज़्यादा बल्क में इनसे परचेज़ करेंगे तो इनकी बार्गेनिंग पावर, जो इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दिस इज़ फॉर्म्ड टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। अभी हमने बढ़ा के जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो स्पेसिफिकली उनको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में हेल्प करती है। It eliminates the middleman and help the member producers to secure a good market for their products। अब जो मैन्युफैक्चरर है, जब वो सामान जो वो 10 रुपये में बना के 12 रुपये में होलसेलर को बेचता था, वो पहुँचते पहुँचते 20 रुपीज़ में कंज्यूमर को मिलता था, है ना। जब ये मिडलमैन हटा दिए जाते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली इनसे 12 रुपये में सामान ले सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर को भी तो फ़ायदा मिलेगा ना, कि जो ये होलसेलर और रिटेलर को उनका कमीशन था या उनका जो बीच का मतलब जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता था और कंज्यूमर्स जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाते थे, वो कम हो जाएगा और ये जो कंज्यूमर्स हैं वो इसी मैन्युफैक्चरर से अब प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करता है मिडलमैन को। It also perform the various marketing functions like transportation, warehousing, packaging, grading, etc. so that the products can be sold at best possible price। अब जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये भी एक दिक्कत है अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना लंबे समय तक, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और ग्रेडिंग। पैकेजिंग और ग्रेडिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसमें। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये भी ये सोसाइटी हेल्प करती है प्रोड्यूसर्स के लिए।
The profits earned from sale of products is distributed among the members as per their respective contribution to the common pool of the output. तो ऑब्वियसली जब जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, सारे लोगों ने अपना अपना जो टोटल प्रोडक्ट्स है वो इस पूल में जमा किया है ना. अब इस पूल में से जब सेल्स हो जाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में. वो उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. द नेक्स्ट इज़ फार्मर्स और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी. It is formed or established to get better inputs at a reasonable cost and avail the benefits of large-scale mechanized farming. It is particularly important in India, where agriculture suffers from excessive subdivision and fragmentation of land. तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर जो किसान हैं वो बहुत छोटे छोटे, एक लैंड का इतने छोटे छोटे हिस्से हो चुके हैं, सब डिवीज़न फ्रैगमेंटेशन हो चुका है. अब इतने छोटे से हिस्से में उनके लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मतलब यूज़ ऑफ मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स फॉर फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल. छोटे छोटे से जो अपने प्लॉट, छोटे छोटे से जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें वो मशीन्स का यूज़ नहीं कर पाते. लेकिन जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन सारे फार्मर्स को एक साथ जोड़ती है, इनके लैंड को कंबाइन करके मैकेनाइज्ड फार्मिंग का बेनिफिट उनको अवेल करने में हेल्प करती है. इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एट रीजनेबल प्राइजेस. तो जैसे जो ट्रैक्टर्स का यूज़ है या इरिगेशन की जो एडवांस या मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं. और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे जो लैंड के पीसेस हैं उनमें ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती है. तो यहाँ पे क्योंकि फार्मर्स आपस में अपने लैंड को कंबाइन करके और वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग का बेनिफिट ले सकते हैं. विद बेटर रिटर्न्स फॉर मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इट प्रोवाइड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पेजेंट्स और द फार्मर्स के लिए सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी. The next type of cooperative society is credit cooperative society. It is formed to provide financial assistance to its members at very reasonable terms and promote habit of saving among them. तो इसके जो members होते हैं वो जो भी डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे फंड्स कैसे कलेक्ट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? फंड्स आर कलेक्टेड थ्रू द शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स मेड बाय मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स. तो मेंबर्स जो हैं वो कैसे बने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? उसके शेयर्स परचेज़ करके. तब जब वो शेयर्स परचेज़ करते हैं तो वो जो पैसे यहाँ पर देते हैं शेयर्स परचेज़ करने के लिए, वो पैसे और वो जो डिपॉज़िट करते हैं अपनी सेविंग्स से यहाँ पर, उनसे यहाँ फ़ंड कलेक्ट होता है. और यही फंड्स फिर क्या करते हैं? इट इज़ यूज्ड और इट इज़ गिवन एज लोन टू द नीडी मेंबर्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट. तो आपको पता है कि मनी लेंडर्स, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना बैंकिंग का, तो ये मनी लेंडर्स जो हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. और बैंक्स जो हैं वो भले ही रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर इनकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है. तो ये सारी चीज़ें किसी जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होती है, जो वो इस तरह से अपने फंड्स रेज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्पफुल है. क्योंकि यहाँ पे फंड्स जो है वो नीडी मेंबर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे और इजी टर्म्स में दिया जाता है. द क्रेडिट फॉर्म्ड बाय फार्मर्स क्रेडिट सोसाइटी ना, द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स इज़ नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव. उसका नाम है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव. वेयर एज द क्रेडिट कोऑपरेटिव्स formed in urban areas are known as urban banks. The society protects its members from the exploitation of money lenders who charge very high rate of interest on the loans. Next is cooperative housing society. It is formed to provide residential accommodation at reasonable cost to its members. अब जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे सबको पता है कि बहुत ही
लैंड का जो प्राइस है वो बहुत हाई है ना। तो जो प्लॉट ख़रीदना इतना आसान नहीं है जो मिडिल क्लास मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो सोसाइटी है वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट रीज़नेबल कॉस्ट उनको अवेलेबल कराती है। Society purchases a big plot of land by pooling in funds from its the members, then either construct the flat or houses to sell or sell the plots. तब अगर प्लॉट दे दिया है तो मेंबर्स अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये जो फ्लैट या प्लॉट जो भी दे रहे हैं उसमें उनको जो पे करना है अमाउंट वो लमसम या इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ये भी एक उनको फैसिलिटी मिलती है मेंबर्स को। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड इवन लोन्स। ना सिर्फ वो ये इनको फ्लैट्स और प्लॉट्स कम रेट पे देते हैं बल्कि लोन्स भी देते हैं इजी टर्म्स में ताकि वो अपने हाउसेस बना सके। सिविक एमिनिटीज सच एज रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, क्लब हाउस एट्सेट्रा आर ऑल्सो डेवलप्ड। Now test yourself. First question is cooperative societies exemplify democracy and secularism. Comment. तो डेमोक्रेसी आपको पता है 1 man 1 vote, फिर इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है ना, जो भी मैनेजिंग कमेटी है वो इलेक्ट की जाती है। सेकुलरिज्म का आप लिख सकते हो ओपन मेंबरशिप फॉर ऑल ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। टीचर्स ऑफ स्कूल योर स्कूल फॉर्म्ड अ सोसाइटी टू बाई लैंड एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स फॉर इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे फ्लैट है मतलब हाउसिंग है। आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, दिस इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने पढ़ा है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है, और पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन उसमें भी कम से कम एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कौन करता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन पार्टनरशिप इज़ डन बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। और इसमें स्लीपिंग पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट अदरवाइज बाकी एक्टिव, सीक्रेट पार्टनर ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन थर्ड, लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस में है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि रजिस्टर्ड है कंपल्सरली, इसलिए इसकी जो आइडेंटिटी है उसके मेंबर्स से अलग है। इट कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, सेल और परचेज द प्रॉपर्टी, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस जो है इट इज़ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, दो इट इज़ डिज़ायरेबल, है ना। तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर के आने से, जाने से, डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी से, एक्सीडेंट से, इलनेस से इस पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी कंटिन्यूटी अफेक्ट होती है। डिज़ोल्व हो जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, जबकि ऐसा कुछ यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता है। तो यहाँ पे सेपरेट नहीं है आइडेंटिटी इसकी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो लेसन्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेसन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सुप्रीम किंग ऑफ ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा।